हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डाउटनेट। मैं हूं हीर शाह, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है फॉर टर्म 2। तो जो लोगों के दिमाग में था कि एग्जाम आइदर एमसीक्यू होने वाली है या सब्जेक्टिव होने वाली है, उन सबका ये डाउट अभी क्लियर हो चुका होगा दैट दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव, एमसीक्यूज नहीं है इस बार। तो हमें प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, करेक्ट। सो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो सैम्पल पेपर आया है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल पेपर। और हम लोग ये भी जानेंगे, एक बार पहले जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट टू। सो लेट्स कंटिन्यू। हमें पता ही है सिलेबस हमारा क्या है। हमें आने वाला है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बुक 1 से हमारे ये तीनों चैप्टर्स है, करेक्ट। बस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी ज्यादा इजी थे। हमें इसका पता है सिलेबस में इसका क्या क्या आने वाला है, क्या क्या ओमिटेड है। फिर उसके बाद हमारा जो पार्ट बी है, दूसरी बुक है, उसमें से हमारे और 3 बाकी के चैप्टर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये 3 हमें चैप्टर्स आने वाले हैं। अभी देखिए, जो सीबीएसई ने हमें ये नहीं बताया है कि ये 3 जो पार्ट ए है, वो 3 का हमें डायरेक्टली ये बता दिया कि तीनों में से मिलके 20 मार्क का आने वाला है। पर 20 मार्क का अभी उन्होंने फर्दर बाइफर्केशन नहीं बताया है कि 20 मार्क का, कि इसमें से 10 मार्क का इसमें से आएगा, 5 मार्क का इसमें से, 7 मार्क का, 2 मार्क का, 8 मार्क का, वॉट एवर इट इज, उन्होंने वो हमें नहीं बताया है। सो वी कांट मिस एनीथिंग। हमें कोई भी ऐसा टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके अभी देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिलकर आने वाला है 15 मार्क का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकेला आने वाला है 5 मार्क का। अब 5 मार्क का वो कैसे आएगा, कौन से क्वेश्चन में आएगा, वी हैव नो आइडिया। बट वी ऑल्सो नो वन थिंग कि हमें केस स्टडीज आएंगे। केस स्टडीज को कैसे क्रैक करना है, मैं आपको उसका ईजी तरीका बताऊंगी। बहुत फटाफट हो जाएंगे केस स्टडीज उस हिसाब से। और हमें एक क्वेश्चन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर आने ही वाला है। हमें सोल्यूशन उसका जो बताना है, पक्का पक्का आएगा ही आएगा वो क्वेश्चन। ओके, सो हाउ इज इट गोइंग टू बी। मार्क्स 40 मार्क्स का हमारा ये पेपर कैसे होने वाला है। तो देखिए, हमें क्या कहा है कि देखिए, ये पेपर में 4 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं। 4 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं, मतलब 8 मार्क यहाँ पे ही निकल गए हमारे। उसके बाद कहा है बाकी के 4 क्वेश्चन 3 मार्क के, तो ये 3 मार्क के हो गए, मतलब 12 क्वेश्चन, 12 मार्क यहाँ पे निकल गए। और बाकी के 4 आने वाले 4 क्वेश्चन ही है। 2 मार्क के भी 4, 3 मार्क के भी 4 और 5 मार्क के भी हमें 4 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 20 मार्क्स का। तो अगर हम टोटल देखने जाए, ये हो गया हमारा 40 मार्क्स का पेपर। 40 मार्क्स का पेपर हमारा ये बन गया। 10 मार्क तो प्रोजेक्ट के है। ओके, सो ये हमारा ऐसे आने वाला है। अभी देखिए, जो 2 मार्क का है, ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा सा लिख के उसे खत्म कर दो। अगर यही चीज 3 मार्क की है, थोड़ा और इलैबोरेट कर दो। 5 मार्क का तो थोड़ा ज्यादा लिख दो। तो कभी भी अगर हम आंसर कर रहे हैं, वो आंसर को उसी हिसाब से करो कि हम 5 मार्क का लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो चीज हमें कहाँ पर आने वाली है, 2 मार्क में आएगी या 3 मार्क में आएगी। सो वेन एवर यू आर डूइंग एन आंसर, ऑलवेज डू इट एज इफ यू आर गोइंग टू राइट इट फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो उससे क्या होगा कि अगर आपको छोटा भी आने वाला है, कट कर दो। ज्यादा ऐड करना हो तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा उतना, पर अगर हमें कुछ कट करना हो, जितना भी किया है उसमें से थोड़ा सा निकाल दो, हो गया हमारा काम खत्म। सो टोटल आने वाले हैं 12 क्वेश्चंस। इसमें से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हम लोगों को ऑप्शंस आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस हमें नहीं है। तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। अभी 2 सोर्सेस ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट हमें पता है कौन से है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो वो सोर्स के अंदर के सोर्स की बात कर रहे हैं वो लोग, तो हमें उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं। सी, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम लोगों को जो वर्डिंग्स है ना, ऐसे ये लोग ऐसे घुमा फिरा के देते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अगर हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया होता, अगर ये समझिए, अगर हम ऐसे सोचते कि अरे ये तो यार क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, तो हमने सोचा होता कि ये है ही नहीं। तो अगर हम पढ़ लेते 2 सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट, वहीं पे अपने मार्क्स चले गए, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 सोर्सेस है रिक्रूटमेंट के, इंटरनल एक्सटर्नल, गए मार्क्स। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। हमें क्या बोला है, 2 सोर्स जो सोर्स के है, तो सोर्स के अंदर के सोर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये कौन से सोर्स की बात कर रहे हैं।
which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility. जो हमें यूज नहीं करने हैं अगर हमारी एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है केपेबल नहीं है। एग्जिस्टिंग स्टाफ की अगर बात करें, अगर उसमें से कर रहे हैं हम रिक्रूटमेंट, ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनल रिक्रूटमेंट की, है ना? इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टाफ तो हमें ये यूज नहीं करनी। देखिए वो लोग ने सिर्फ इतना ये कहा है कि ऐसे सोर्स बताओ जो हम यूज नहीं कर सकते हैं अगर जो हमारा पहले से जो एम्प्लॉयज है वो लोग केपेबल नहीं है। तो इंटरनल आ गया। इंटरनल में सिर्फ दो ही तो है हमारे पास, कौन से है? एक है प्रमोशन और एक है ट्रांसफर। हो गया अपना काम खत्म। तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन भी करना है। सिर्फ एक एक लाइन भी लिख देंगे हमारा काम हो गया, क्योंकि 2 मार्क का था, है ना? तो इसलिए ज्यादा लिखने की इसमें हमें जरूरत नहीं है। सो कितना लिखना है? ज्यादा मत लिखो। इसमें क्या बोल देंगे? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। सारे नहीं लिखोगे चलेगा, इतना लिख दो, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। बस हो गया, ये निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। इतना लिख दिया, अपना काम खत्म हो गया। यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग। ओके, प्रमोशन में क्या है? प्रमोशन में है शिफ्टिंग टू अ हायर पोजीशन, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे। छोड़ दो, क्यों लिखना है? हमें सिर्फ उसे एक्सप्लेन करना है, हर एक चीज बताना जरूरी नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, इजी था। देखिए क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा कैसे देती है? काफी ट्विस्ट करके देती है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। आंसर बड़ा इजी होता है बट क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या समझना था? सोर्सेज ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, सो जो 2 सोर्स थे हमारे, उसके अंदर के सोर्स मतलब उसके टाइप्स की बात कर रहे थे, तो वो हमारे कौन से हो गए? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर ये हो गया आपके, मिल गए आपको 2 मार्क, ऐसे ही मिल गए। अगर क्वेश्चन समझ गए 2 मार्क मिल गए हमें यहीं पे। उसके बाद अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गई केस स्टडी। अभी ये सबसे पहले अभी केस स्टडी को कैसे क्रैक करना है वो समझिए। पूरा क्वेश्चन कभी रीड ही मत करो, हमेशा सबसे पहले आ जाओ लास्ट लाइन पे। लास्ट लाइन हमें क्या बता रही है उसके ऊपर आ जाओ पहले। ओके, हमारा लास्ट लाइन कहां से शुरू हो रहा है? इधर से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रिकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन। मतलब हमें रेज करने हैं फंड, तो हमें कौन सा मेथड होगा? तो हमें पता है कि फंड रेजिंग के लिए हमें काफी ज्यादा मेथड है, तो अभी हमारा दिमाग वहीं पे चलेगा, बाकी सब कुछ अभी हटा दो। वी विल बी थिंकिंग अबाउट दैट। तो उसके रिलेटेड अभी देखिए हमें पता है हमें किस बारे में क्वेश्चन है, इस बारे में, रेजिंग फंड्स के बारे में। तो कभी भी अगर हम जब इस बारे में बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारे तरीके थे। सो देखिए एटलीस्ट हमारा क्या हो गया, इतना जो हमने इतना सारा पढ़ा था उसमें से अभी हम लोग सिर्फ इतने पार्ट में देखेंगे। नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बता रहा था। माइका लिमिटेड इज डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एज वी कैन सी यहाँ पे एक जो बहुत वेल नोन कंपनी है उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जो कॉस्मेटिक में ही डील करती है। It is enjoying increased demand in its product during the last few years. For the purpose of expansion, the company needs rupees 100 crores as additional capital. उन्होंने डिसाइड किया टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर। जो चिराग कपूर है वहां के फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने कहा recommend that the share may be sold through issuing houses or brokers. कैसे करना है? थ्रू issuing houses और brokers। एक ही उसमें था ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या कहते हैं कि डायरेक्टली पब्लिक को हम लोग नहीं बेचेंगे, हम एक ब्रोकर को बेचेंगे, ब्रोकर बाद में जाके रीसेल कर देगा पब्लिक को। यही तो था, करेक्ट? तो ये किसमें था? हमारा ऑफर फॉर सेल। हो गया आंसर क्रैक। हमें पता था रेजिंग फंड के हमारे जो सारे टाइप्स है उसमें से अभी हमें ढूंढना है। सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अभी हमें पता चल गया था कि अभी यह है आंसर इसका, ऑफर फॉर सेल। तो आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, यहाँ मिल गए, इसके 1 मार्क मिल गए। अभी एक्सप्लेन करना है, उसका 1 मार्क मिल जाएगा, छोटा सा 1 सेंटेंस में या तो 2 सेंटेंस में लिख दो।
तो इसमें क्या है, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इश्यूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। जैसे हम डायरेक्टली नहीं बेचेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ब्रोकर को बेचेंगे और ब्रोकर बाद में उन्हें रीसेल कर देखा रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। जैसे लेना है ये सब वो खरीद लेंगे। इजी था। सो कभी भी अगर हम केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि हमें सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़नी है। पूरा जो मैटर है, पूरी जो स्टोरी है उसको बाद में पढ़ लो, पहले ये तो जान लो कि हमें इसमें करना क्या था। अगर वो एक बार हमने जान लिए तो उससे क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है। हम लोग काफी सारे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं नैरो कर सकते हैं हम लोग कि ओके ठीक है इस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी हमें हमारा ध्यान वहीं पे डालना है, हमें क्वेश्चन वही हिसाब से रीड करना है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ आर वी सपोज टू क्रैक द केस स्टडीज। पूरा कभी मत पढ़ो। आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा है, explain the two concepts which are a part of exercise which would reveal whether a company is understaffed, overstaffed or optimally staffed। दो कंसेप्ट हमें जो हमेशा से पता है, कौन से है, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इसी से हमें पता चलता है ना कि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, अब ठीक है बराबर है, इतने ही हमें एम्प्लॉयज चाहिए थे और उतने ही है। ये दोनों कंसेप्ट है जिससे हमें पता चलता है, और ये है हमारा कौन से चैप्टर में, स्टाफिंग में। ओके, सो वर्कलोड एनालिसिस से क्या पता चलता है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे लिए नेसेसरी है, ओके, जो हमें जरूरत है। और वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या पता चलता है, द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। सो वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल वी नीड, मतलब हमें इतने चाहिए ये तरीके के। और वर्कफोर्स एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल वी हैव। इसमें हमें ये पता चलता है कि कितने चाहिए और इससे हमें ये पता चलता है कि कितने हैं। तो इससे ही हमें पता चल जाएगा ना कि एक्चुअली अंडरस्टाफ्ड है, ओवरस्टाफ्ड है या प्रॉपर है। अगर नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल मुझे चाहिए थे 100 बट एक्चुअल में मेरे पास कितने निकले 80, तो उसका मतलब क्या है, हम है अंडरस्टाफ्ड। अगर मुझे चाहिए थे 50 और मेरे पास है 70, ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा है मतलब ओवरस्टाफ्ड। चाहिए थे 60 और है भी 60, मतलब इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड। ये मुझे सिर्फ यही दोनों चीज से पता चल सकती है और कोई मेथड है ही नहीं जिससे मुझे पता चले कि मेरे पास ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं या ठीक ठाक है। ओके, सो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, ये दो कंसेप्ट है जिससे वी विल कम टू नो वेदर वी आर अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। ये अगर कंसेप्ट हमें पता हो, क्वेश्चन समझने की जरूरत है, क्या पूछ रहे हैं हमें पता हो, 2 मार्क आपको ऐसे ही मिल गए आपके, और आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं 4th क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सब छोड़ दो, लास्ट लाइन रीड कर देते हैं। ओके, सबसे पहले ये यहाँ से, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अबाउ कॉन्टेक्स्ट। ऊपर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें क्या पता करना है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हमें बात कर रहे हैं, तो जो पार्ट बी के 3 चैप्टर्स है भूल जाओ उसे, बचे 3 चैप्टर। वैसे तो हमारे 5 फंक्शंस है, कौन से है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट अभी आपको और नैरो हो गया क्योंकि आपको ये टर्म में तो सिर्फ 3 ही चैप्टर है ना, कौन से है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो अभी हमें उसके हिसाब से ये अभी क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें ये लोग कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं हमारे साथ। सो लेट्स रीड। मेजरमेंट ऑफ अ कंपनीज प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब हमारा कैलकुलेशन जब हम करते हैं, स्टाफिंग में तो कर नहीं सकते। ओके, ये हम डायरेक्टिंग में भी नहीं कर सकते। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं ना सब काम सही से हो रहा है या नहीं। बचा कौन सा फंक्शन, कंट्रोलिंग। किस में होने वाला है, ये हमारा कंट्रोलिंग में। ओके, इजी। सी, आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमूव ऑल द अनवांटेड वन। अनवांटेड अगर जो हमारी चीज है उसे निकाल दोगे तो उससे क्या बचेगा, जो हमें चाहिए था, एक्चुअल में आंसर चाहिए था। स्टाफिंग हो नहीं सकता था, स्टाफिंग में तो हम लोगों को जॉब पे लगा रहे हैं।
बाद में डायरेक्टिंग भी नहीं हो सकता था। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, देख रहे हैं ना कि अभी यार ये लोग सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबको डायरेक्शंस दे रहे हैं हाउ द वर्क इज सपोज टू बी डन। बचा कौन सा, कंट्रोलिंग, इट इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे जो सर्टेन रेशियोज है। ग्रॉस प्रॉफिट है, हम जो एक्चुअल कंपनी की प्रॉफिट हुई है उसका रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, वो सब हम कंपनी का जो हुआ है एक्चुअल में वो हम निकाल रहे हैं। तो अभी ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइड फंक्शन। तो अभी इसमें हम लोग ये किन की बात कर रहे हैं, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग की। तो स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में वो लोग कह रहे हैं कि एक स्टेप आइडेंटिफाई करो जिसमें ये बात की गई है, जिस बारे में ये बात की है। तो जो हमारे स्टेप्स थे वो तो हमें अभी याद ही होंगे कौन से है। उसमें से कह रहे हैं आप अभी ये ढूंढिए कि ये कौन सा है। हम एक्चुअल में जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसका रेशियो निकाला, एक्चुअल में जो हुआ है तो उसमें कौन सा होगा हमारा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी है हम वो निकाल रहे हैं ना, सो वी आर मेजरिंग दैट। तो हम लोग वो हमारी स्टेप हो गई, हो गया हमारा काम आसान। ओके, देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप। एक लाइन लिखना मैंने आपको काफी सारा बता दिया है, आपको इसमें से जो लिखना है लिख सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कितना लिखेंगे, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। काफी सारे टेक्निक्स होते हैं। ओके, तो यहां तक हम लोग आंसर लिख देंगे, हो गया। दीज इंक्लूड पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एटसेट्रा। सो ये हो जाता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग अगर हम बता दे, ये स्टेप के हमें मिल गए 1 मार्क। नाम बता दे, उसके मिल गए हमें, ये क्यों मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ओके नहीं लिख तो पा रही हूँ, यहाँ पे शायद लिख नहीं पा रही हूँ। ओके, इसके मिल गए हमें हाफ, और अगर हम इसे एक्सप्लेन कर दे तो इसके मिल गए हमें हाफ, हो गए हमारे 2 मार्क। ओके, इजी था क्वेश्चन। कभी भी कोई भी अगर क्वेश्चन रीड करो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हमेशा एंड में चले जाओ, जस्ट गो टू द एंड एंड जस्ट सी व्हाट आर दे एक्चुअली आस्किंग फॉर, फिर ऊपर का रीड कर लो, इजी पड़ेगा हमें आंसर जानने के लिए इसका। तो हमारे 2-2 मार्क के हो गए सारे 4 क्वेश्चन। अभी हम आते हैं 3 मार्क वालों पर। ओके, 5, 6, 7, 8 3 मार्क के हो गए। 4, 4, 4 12 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 4 है 2 मार्क के, 4 है 3 मार्क के और 4 है 5 मार्क के। तो अभी हम 3 मार्क वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 मार्क के थे इसलिए इसमें हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, 2 मार्क का था, कम लिख के हमारा हो जाता है। सो अगेन केस स्टडी आ गया। केस स्टडी आ गया तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू हम लोग लास्ट लाइन से ही शुरू करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन मेरी कहां से शुरू हो रही है, यहां से। एक्सप्लेन एनी 2 such measures discussed by him when he suggested that the job should be made interesting so that the job itself become a source of motivation। मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मुझे यहीं से पता चल गया जॉब इटसेल्फ बिकम्स अ मोटिवेशन कब होता है। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ये लोग। तो अभी हमारे पास 2 तरीके थे, सबसे पहले थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरे थे फाइनेंशियल इंसेंटिव। जॉब अपने आप ही हमारे लिए मोटिवेटर हो हमारी, तो वो कब होगा, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में तो हमेशा पैसों के रिलेटेड होता है। तो ये सबसे पहले हमें पता चल गया, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, अभी हम आते हैं कि ये लोग ने फिर क्या कहा है, 2 such measures discussed by him। तो नॉन फाइनेंशियल में हमारे पास काफी ही सारे मेथड है कि जिससे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, पर अभी हमें जो ढूंढने हैं ना, ये क्वेश्चन में से ढूंढने हैं कि ये लोग कौन सी बात कर रहे थे। ओके, एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। मिस्टर पवन कुमार जो CEO है ई कॉमर्स के, was facing the problem of huge employee turnover, decided to hold a meeting with the manager। जब भी डिस्कस कर रहे थे तो मीटिंग में एक मैनेजर ने एडवाइस किया कि हम काफी सारे मेजर्स ले सकते हैं विच फोकस ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। मोटिवेट अगर देखिए वापस से यहाँ पे भी बता दिया, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स मोटिवेट करने के लिए। फाइनेंशियल नहीं बात की, फाइनेंशियल किए होते तो हम फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करते, बट यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल, सोशल वो सारे बताए हैं, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली कौन से होंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, explain any 2 such measures discussed by him which suggested that the job should be made interesting। जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसका मतलब क्या होगा, जॉब एनरिचमेंट।
ओके देखिए हमारे पास एक्चुअली तो काफी सारे पॉइंट्स है, बट ये कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बोला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहती हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स हमें करने पड़ेंगे। केस स्टडी में कौन से पॉइंट्स किस बारे में पूछे वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया, सारे ही करेंगे। हेड पॉइंट देखिए कुछ मत अंदर का रीड सिर्फ करके जाओ, याद रखो सिर्फ हेड पॉइंट। हेड पॉइंट अगर हम याद रखते हैं ना, अंदर का मैटर हमें अगर पता हो, हेड पॉइंट से हमें क्या होता है आइडिया मिल जाता है। ओके ये किस बारे में है, वी कैन राइट इट। एक्सप्लेनेशन हम हमारी खुद की दे सकते हैं, उतना हमें है लिबरेट, इतना हमारे पास लिबरेशन है। ओके आई डोंट नो मैं शायद राइट वर्ड बोला है या नहीं। ओके सो वी हैव दैट मच फ्रीडम, हाँ फ्रीडम, वी हैव दैट मच फ्रीडम कि हम लोग वो लिख सकते हैं अपने आप से। ओके जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है हेड पॉइंट। सारे जितने भी क्वेश्चन है जिसमें भी दिख रहा है हेड पॉइंट है, सारे याद रख लो। सारे हेड पॉइंट अगर याद रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि केस स्टडी में हमें किस हेड पॉइंट के लिए बात कर रहा है ना, इजीली पता चल जाएगा। अंदर का मैटर ऐसी चीज होती है जो हम लोग रीड करके समझ सकते हैं और खुद से लिख सकते हैं। फाइन सो सबसे पहले अभी देखिए आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय दिस थिंग। ओके सो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग। अगर जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो कैसे होगी, जॉब एनरिचमेंट से ही होगी ना। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि ऐसा काम बताओ कि उनकी स्किल्स डेवलप हो, वो लोगों को और मजा आए। देखो डिजाइन करो जॉब को ऐसा जिसमें इतनी सारी वैरायटी हो, आप ये भी काम करो वो भी काम करो, सारी अलग अलग चीजें उनसे कराओ। अलग अलग चीजें कराते तो उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, उनके स्किल्स भी बढ़ते हैं। सो इसे कहते हैं, तो ये क्या किया उन्होंने, जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया, दैट्स व्हाई जॉब एनरिचमेंट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉइज शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस। उन्हें अगर कॉन्ग्रेचुलेट करना मतलब उन्हें रिकग्नाइज कर रहे हैं, है ना हम लोग। अगर इफ आई एम जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर समथिंग दैट यू हैव डन, आई एम रिकग्नाइजिंग योर वर्क, ओह वाओ यू हैव डन सच ए नाइस वर्क। मैं बता रही हूँ सबको कि हाँ आपने ये जो अच्छा काम किया मैंने वो देखा, मैंने रिकग्नाइज किया आपका काम। किसमें आ गया, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि अप्रिसिएशन दे रही हूं मैं उन्हें, आई एम अप्रिशिएटिंग देम फॉर द वर्क दैट दे हैव डन। मोटिवेट हो जाऊंगी ना मैं उससे, अगर लोग देख रहे हैं दैट ओके मैंने जो अच्छा काम किया वो सबने समझा, तो उससे क्या होता है कि मुझे और अच्छा काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम एंड वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। उनको स्टेबिलिटी चाहिए कि आगे जाके मैं अगर यहाँ पे 10 साल मैं अगर यहाँ पे काम कर रही हूँ, नेक्स्ट फ्यू इयर्स मुझे कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, ये टेंशन मेरा निकाल देना है उन्हें। तो ये कैसे होगा, जॉब सिक्योरिटी। ओके तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। ये क्यों ऐसे कर रही है आज, ये हो गए हमारे जॉब सिक्योरिटी। हर एक इंसान को चाहिए ना कि उनकी जॉब सिक्योर रहे, उनकी इनकम जो है कभी एकदम से कम ना हो जाए। एवरीवन वांट्स दैट, इसीलिए तो वो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वरना बिजनेस ना करते। सो जॉब सिक्योरिटी। ओके हमें पॉइंट्स ये जो है ये समझ के उसके हिसाब से हमें बताने थे। ओके कि कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं वो लोग। इतने सारे थे बट वी वर जस्ट सपोज टू टॉक अबाउट 3। सो ये कब पता चला हमने, जब हमने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो उसमें से हमें जो वर्ड्स होता है ना, वर्ड्स को पकड़ो, वर्ड्स को पकड़ के उसको थोड़ा सा चेंज करके समझने की कोशिश करो कि ये बारे में मैंने कौन से पॉइंट में रीड किया था। जैसे मैंने आपको कहा हेडिंग बाय हार्ट करो, अंदर का समझ लो। अंदर का अगर हम समझ लेंगे, कैसे भी वर्ड्स दे दे, अगर हमारा समझा हुआ है हेडिंग हमें आसानी से पता चल जाएगी कि कौन सी है। ओके सो इसमें हमें सिर्फ 3 की बात किए थे, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम और तीसरा जो उन्होंने कहा था वो था जॉब सिक्योरिटी। अंडरस्टूड। ओके ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आपको एक लाइन का लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ओके क्योंकि एक्सप्लेन करने को और वैसे भी एक तो एनी 2 बोला है, जो 2 निकालने आप निकाल लीजिए। इसमें से आपको अगर कभी कोई एक लाइन ना समझ में आई हो तो वो वाला छोड़ के बाकी के 2 जो याद रह गए उसके बारे में लिख दीजिए। 2 बोले हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी 2 है उसका हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लिख के अंदर का हमें छोटा सा 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 सेंटेंस लिख दो, आपका काम खत्म हो गया। ओके ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। आते हैं हम 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, रीड कर दो और आपका काम खत्म। एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। हमें पता है डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस कौन से जितने भी पता है,
हमें देखिए 3 पॉइंट्स बोला है ना, 4 लिख के आना कभी भी। ऐसा क्यों? कभी और 4, वैसे तो मैंने आपको क्या कहा था, 5 करके जाना है, क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर ये आ गया तो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हमें हमेशा पढ़ना है 5 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से। अगर 5 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपकी जो मेमोरी है बहुत बढ़िया है, आपको पता है आपने एक पढ़ ली और आप कभी भूलेंगे नहीं, 5 करके जाइए। बट अगर जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा सा अगर भूल गई तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे आप हमेशा 6 पॉइंट्स 6 पॉइंट करके जाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा प्रेशर जो होता है उस वजह से है ना, हमारे भूलने की जो चांसेस है बढ़ जाती है। तो 6 करके गए, 1 भूल गए, 5 तो लिख पाएंगे हम, 5 करके जाते तो 4 लिख पाते थे। ओके, सो कभी भी हम जब पढ़ाई कर रहे हो, ऑलवेज डू दी आंसर अकॉर्डिंग टू अ 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से करोगे तो उससे क्या होगा, आपके सारे पॉइंट्स आपके एक तो हो जाएंगे, 6 तो आप कर ही लेंगे। 6 कर लिए तो अभी अगर 5 मार्क में आया तो 5 लिख कर आ जाओ, 6 लिखना 6 लिख कर आ जाओ, एक्स्ट्रा लिखने के आपके कोई मार्क्स कट नहीं करने वाले। वो इक्वेशन अगर 3 मार्क में हो जाता तो आपको 2 पॉइंट कम लिख देने हैं, उसमें आपका काम आसान हो जाएगा ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए, सारे करने से निकाल सकते हैं बट और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये समझो 3 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बोला 3 पॉइंट्स, तो आपने सोचा अरे एग्जाम में भी 3 मार्क्स का ही आएगा, 3 करके गए, बट एक्चुअली में पूछा 5 मार्क के क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, है ना। दैट्स द रीजन ऑलवेज डू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अ 5 मार्क के 5 मार्क का ही आने वाला है ये, इसलिए हमेशा 6 पॉइंट करके जाओ, 5 भी नहीं 6 करके जाओ। अगर एक भूल गए तो क्या करोगे एग्जाम में। ओके, सो एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, भाई जो भी 3 आपको याद आ रहे हैं लिख दो, छोटे छोटे है वो वाले ज्यादा बेटर है वो वाले कर दो। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे छोटा कौन सा लग रहा है, एक ये मैं लिख दूंगी, फिर दूसरा मैं कौन सा लिखूंगी, ओके सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट लिख दूंगी, उसके बाद मुझे दूसरा छोटा पॉइंट कौन सा दिख रहा है ये लिख दूंगी। और जरूरी नहीं है छोटा है तो वही लिखना है, कभी कभी ऐसा होता है बड़ा पॉइंट है उसके अंदर सिर्फ छोटा सा लिखना है हमें पार्ट, और वो ज्यादा इजी लग रहा है वो लिख कर आ जाओ, भाई कोई आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस बता दिए है। सो हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अटेन कर सके, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। बाद में दूसरा क्या है, डायरेक्ट एंड इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे, जो हर एक इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की तरफ होगा। इतना लिख दो, ये मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका एक और इंपॉर्टेंस। फिर क्या हो गया, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। तो उनकी जो पोटेंशियल है वो उनको कैसे बताते हैं, डायरेक्टिंग के थ्रू। कैसे, क्योंकि उन्हें मोटिवेट करते हैं ना डायरेक्टिंग में, पता है ना हमें कौन से थे उसमें एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो मोटिवेट करते हैं और उन्हें इफेक्टिव लीडरशिप, इतना बढ़िया लीडर मिलना चाहिए कि भाई काम करने मजा आ जाए। ये हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इतना लिख दो, हो गया आपका काम। ओके, ये तो आपको काइंड ऑफ एग्जाम्पल दिया है, हो गया डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज, बस। उसके बाद इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बस हो गया। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है, स्टेट, है ना, स्टेट लिखा है। स्टेट का मतलब है आपको अंदर का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हेडिंग लिख कर आ जाओ। और हमारे हेडिंग तो ऐसे है कि पूरा देखिए एक सेंटेंस ही बन गया। ओके, सो कभी भी ये 3 चीज सीबीएसई में याद रखना, कभी भी हमें बोले स्टेट, लिस्ट या तो एन्यूमरेट, ये 3 जब भी वर्ड्स आ जाए उसका ये मतलब है कि हम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ इतना हमें हेडिंग लिख दो। चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इतना में हो गया, तो एक सेंटेंस लिख दो, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई व्हेनेवर दे से स्टेट, लिस्ट एंड एन्यूमरेट, हमें सिर्फ हेडिंग लिख कर आ जाना है, और अगर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस लिख के आओ, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। इट्स ओके, इट्स इनफ। ओके, सो हमें स्टेट करने थे, तो मैंने देखिए ये जो फर्स्ट वाला है हमारे, ये देखिए पॉइंट्स ही इतने हैं कि हमारा उसमें एक पूरा सेंटेंस ही बन जाता है, तो आपके 1 मार्क ऐसे ही मिल गए, है ना। और हमें 3 बोले है ना, 4 लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं काटने वाले। 3 तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो, उसको छोड़ के एक और अगर आपको याद आ रहा है लिख दो पेपर में। ओके, सो बस हो गया,
ये आपके हमने स्टेट कर दिए। 6 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट वाला देना है या तो सेकंड वाला करना है। मैं आपके साथ ऑब्वियसली सेकंड वाला भी डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ये हमारा ऑप्शन 1 का आंसर था। आते हैं सेकंड वाले पे। डिफाइन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि लीडरशिप क्या है वो हमें डिफाइन करना है, और हमें एन्यूमरेट एनी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। एन्यूमरेट एनी 2 स्टाइल्स मतलब हमें सिर्फ बताने हैं, एक लाइन लिख दोगे इनफ है, डोंट राइट मोर देन दैट। सो लीडरशिप होता क्या है, देखिए इतना सारा लिखा ना मैंने, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, बस लीडरशिप का हमें डेफिनेशन बताना था। ये मैंने आपके लिए इसलिए बताया है ताकि आपको अगर मीनिंग भी जानना हो तो आपको यही ये पीडीएफ से आपको सब समझ में आ जाए, आपको कोई बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। अरे लीडरशिप क्या है, सो लीडरशिप का अगर डेफिनेशन पूछा है तो बस इतना ही लिखो। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लोगों को वॉलंटरी, उनके मन से ऐसा हो कि ओके मुझे ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है मुझे वो फुलफिल करने में हेल्प करनी है। ये कब होता है, लीडरशिप। ओके, इफेक्टिव लीडरशिप हो तब। हो गया इतना। अभी हमारे पास उन्होंने हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हमें पता है 3 स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लाइजेस फेरे। ओके, ये 3 है। आई एम नॉट श्योर अगर मैंने लास्ट का अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही था या नहीं। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज लेट मी नो। सो 3 है हमारे पास, मैंने तीनों डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, बट आपको जो 2 लिखने हैं आप अपने आप से लिख कर आइए। ऑटोक्रेटिक में क्या है, ऑटोक्रेटिक में बस इतना ही लिखना। ऑटोक्रेटिक में an autocratic leader gives order and expects his subordinate to follow these orders। बस एन्यूमरेट कहा है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, बस के वो जो ऑर्डर देगा वो फॉलो करना है, काम खत्म। फिर दूसरा है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है, मेक्स अ प्लान एंड डिसीजन विद कंसल्टेशन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। डेमोक्रेसी है ना, हमें हमारे इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी है, हम वोट करने जाते हैं, हमारी राय ली जाती है। सेम ओवर हियर, यहाँ पे भी कैसा है, कंसल्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज को बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। फिर आता है लाइजेस फेयर, या तो उससे दूसरा नाम क्या है, फ्री रेन लीडर। यह भी क्या करता है, ये लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। ओके, हो गया, काम खत्म। 3 पॉइंट्स थे, मैंने आपको तीनों बता दिए थे। आपको इसमें से जो 2 लिखने हैं आप लिख कर आ सकते हैं। 3 लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के 3 लिख कर आ जाओ, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कौन सा वर्ड यूज किया था यहाँ पे, एन्यूमरेट। एन्यूमरेट मतलब सिर्फ हमें उसका नाम बताना है, तो नाम बताने के साथ हमने थोड़ा और लिख भी दिया टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो हमने 1 सेंटेंस लिख दो, इट्स इनफ, फाइन। तो हमने लीडरशिप को डिफाइन भी कर दिया और 2 स्टाइल, तो 2 यहाँ पे हमारा 1 मार्क हो गया। 2 स्टाइल को कर दोगे तो उसका 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमारा इजी। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन हो गया, 50% हमारा पेपर यहाँ पे हो चुका है, नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर के द नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आगे जाके हमारा 20 मार्क का है ना। ओके, सो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अभी हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लिस्ट, वापस से लिस्ट आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टेट, लिस्ट, एन्यूमरेट, सिर्फ उसका नाम बता दो, साथ में 1 सेंटेंस। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे काफी सारे बता दिए हैं, आप इसमें से जो चाहे लिख दो। हमने खुद ने पढ़े हैं ना, कितने सारे थे, के तक था ये, करेक्ट। तो HIJK 11 थे, 11 टोटल पॉइंट्स में से हमें कोई भी 3 बताने हैं, बट हम करेंगे 6। बट देखिए यही दिक्कत होती है कभी कभी कि हमने तो बोल दिया 6 कर दो, पर अगर ये चीजें कुछ अगर बाय एनी चांस केस स्टडी में आ गई, मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया था ना, वापस एक बार दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन में देखिए कैसा था, ये क्वेश्चन में से ही मुझे पता चला कि मेरे कौन से वाले मुझे ढूंढने थे। बाय एनी चांस अगर मैं कम करके गई होती तो दिक्कत हो जाती थी। सो वी हैव टू डू ऑल। आई नो बहुत ज्यादा हो जाता है, बट क्या करें, मार्क्स तो हमें चाहिए ही, बराबर। देखिए इसीलिए कहती हूँ कि अंदर का सिर्फ समझ कर जाओ, हेड पॉइंट्स याद करके जाओ। हेड पॉइंट्स सबके याद करने ही पड़ेंगे, वी डोंट हैव दैट ऑप्शन ओनली। केस स्टडी में क्या पूछ लिया वी डोंट नो। अगर डायरेक्ट वाले सारे क्वेश्चंस होते दिक्कत नहीं आती, 6 कर दिए काम खत्म। पर आई नो आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई सेल्फ कि 6 करो, बट अब मैं आपको कह रही हूँ सारे करो। द रीजन आई एम आस्किंग यू टू डू ऑल इज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। केस स्टडी वाले में ऐसे सारे आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से वाले की बात कर रहे हैं, उस वजह से हमें सारे ही करने पड़ जाते हैं। सो
यहाँ पे क्या कहा है, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कोई भी 3 है, कोई भी जो आपको 3 याद आ रहे हो लिख दो, 4 लिख रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस लिख दो, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, बिजनेस साइकिल है, सीजनल फैक्टर्स है, क्रेडिट अवेल्ड है, प्रोडक्शन साइकिल है, इन सब का सिर्फ एक बेसिक नीचे, तो इन सब का थोड़ा सा मीनिंग लिख दो, आपका काम हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत हमें नहीं है इसमें। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच ऑफ आवर टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें जो बताया है वो सीधा हमें लिख देना है। ओके, हाँ, वापस से आ गए हमारे फेवरेट केस स्टडी। सो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, हम लोग लास्ट से पढ़ेंगे। लास्ट लाइन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। ओके, तो ऊपर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया, जिस बारे में बात की है, हमें उसके बेनिफिट मतलब हम इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, तो हमें उसके बेनिफिट, तो अभी हमें ये पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, 3 ही है हमें, तो हमारा वहां नैरो हो गया। 3 चैप्टर पार्ट बी के भूल जाओ वापस से, कौन से थे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो लेट्स सी व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। तो प्रिया क्या है, रीजनल मैनेजर है XYZ लिमिटेड की, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और वेस्टेज रिड्यूस करना चाहती है। शी हैज सेट स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड इज ensuring that the target met according to these. She has set standard of for performance. मुझे ये जब मैं वर्ड पढ़ती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, कंट्रोलिंग। स्टेप्स में याद है ना कि स्टैंडर्ड्स, सेट स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करना, तो ये क्या था हमारा, किसमें था, ये वर्ड से ही हमें पता चल गया, दिस इज पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, ज्यादा आगे मुझे पढ़ने की भी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी थी, तो ये मुझे पहले तो मैंने ये बता दिया कि कौन सा है, बता दो, इवन इफ दे आर नॉट सेइंग, ये लोग ने इसमें क्या कहा था, सिर्फ एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स, बट बता दो भाई कि हमें पता है ये कंट्रोलिंग का है। सो प्लीज राइट इट इन योर आंसर कि द वन विच वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज कंट्रोलिंग। अभी एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स, तो हमें देखिए ये है ना, अभी इसमें क्या है, हमें इसमें जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने की। अभी क्या हो गया, कोई भी 2 बेनिफिट्स बताओ ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बताया है, उसके कोई भी 2 बेनिफिट्स बोल रहे हैं। आई डोंट हैव टू रीड द होल थिंग कि इसमें कौन से बेनिफिट्स की बात की है, इसमें मैं भी कोई भी 2 बेनिफिट बता दो, आपका काम हो गया। तो कौन से है, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो उसे एक्सप्लेन भी करना है। देखिए इस बार स्टेट और वो सब नहीं आया, एक्सप्लेन करना है, तो हमें 2-3 लाइन इस बारे में लिखनी पड़ेगी। अगर स्टेट लिस्ट एन्यूमरेट होता, 1 लाइन लिख के खत्म कर देते थे, बट नॉट ओवर हियर। एक्सप्लेन बोला है, यू हैव टू राइट 2 to 3 sentences ऑन दिस। सो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। 4 मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और 2 भी है, बट आप इसमें से कोई भी 2 लिख दो, या तो आपको वो 2 याद रह रहे तो आप वो 2 लिख दो, आपकी मर्जी है कंप्लीटली। ओके, सो ये मैंने देखिए इसमें मैंने जो आपको आंसर बताया है ना, पूरा वैसे ही बता दिया है कि आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हमारा है वो अचीव करने में हेल्प करता है। अगर कोई डिविएशन है तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन जो लेने हैं वो लेने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए, एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस। एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हो तो जो भी चेंजेस है वो हमें पता चल जाते हैं, और हमें क्या होता है, उससे हम लोग रिव्यू और रिवाइज कर सकते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे। हमने जो एक्चुअली डिसाइड किया था कि हम उसे वापस से रिव्यू या तो रिवाइज चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो कि कैसा चल रहा है अभी। नेक्स्ट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, कंट्रोल अगर होगा हमारा तो फिर उससे क्या होता है, मैनेजर चाहेगा वेस्टेज कम हो। ओके, हर एक एक्टिविटी को वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो पहले से डिसाइड कर रखा है उसी हिसाब से हर एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। ओके, इससे क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है हम उसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सके। ओके, फिर आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन।
अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम बढ़िया होता है तो उससे क्या होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को पता है उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है। अगर उन्हें पता है व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, वो लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। ओके, वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर उन्हें पता ही ना हो उन्हें क्या करना है तो वो लोगों का मोटिवेशन ही नहीं होगा ना। दे डोंट नो, अरे खुला खुला ये आसमान है, कहाँ उड़े हम। सो दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे डोंट हैव एनी गोल। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8। पूरा पढ़ने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए केस स्टडी इतना बड़ी कहानी दे देते हैं बट हमें पढ़ना था थोड़ी सी पार्ट। पहले पढ़ेंगे लास्ट लाइन। लास्ट लाइन से मुझे ये पता चल गया कि मेरे ये 3 चैप्टर्स की बात कर रहे थे। वो पढ़ने के बाद क्या हो गया, मैंने पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ा और उसमें जैसे ही सेट स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस बता दिया था तो उससे मुझे ये पता चल गया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग। ओके, इजी वे टू क्रैक द केस स्टडी। इससे आसान तरीका नहीं है, पूरा कभी पढ़ने मत बैठो, लास्ट लाइन से शुरू कर दो। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से आ गया एन्यूमरेट। एन्यूमरेट करना है मतलब सिर्फ हमें बताने हैं और उस बारे में सिर्फ हमें एक एक लाइन लिख देनी है, ज्यादा नहीं लिखना। सो यहाँ पे क्या है, 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। 5 राइट्स कौन से है, right to safety, right to be informed, right to be assured, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education। मैंने आपको कितने दिए, 6। आप कर दो, सारे के सारे 6 कर दो। राइट्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही है, 6 के 6 अच्छे से याद रह जाएंगे। इस बारे में अभी हमें एक एक सेंटेंस लिख देना है और आपका काम खत्म हो गया। जो नाम लिखोगे उसके आपको आधे आधे मार्क मिलेंगे और उसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दोगे, एक सेंटेंस का देना, उसका आधा मार्क, आपका काम खत्म। ओके, इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमें इसमें ज्यादा हमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एंड एज यू विल सी अभी हम 5 मार्क वाले में आ चुके हैं क्योंकि 8 नंबर तक था ना, क्वेश्चन 8 तक हमारे 3 मार्क वाले थे। 2 मार्क वाले भी कर दिए हैं, 3 मार्क वाले भी कर दिए हैं। अब जो हमारे बाकी के 4 बचे वो हमारे बचे हैं 5 मार्क वाले। बहुत इजी होंगे, आपने फर्स्ट वाला ही देख लिया कितना ज्यादा इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको सीधे 5 मार्क मिल गए। ओके, और यहीं पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक ही क्वेश्चन पूछा क्योंकि 5 मार्क ही बोले थे ना हमें स्टार्टिंग में, याद होगा तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से सिर्फ 5 मार्क का आने वाला है। प्लीज डोंट थिंक कि 5 मार्क वाला क्वेश्चन ही आएगा, इट कैन बी एनीथिंग। या तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का पूछ सकते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का पूछकर वैसे 5 मार्क कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली वो लोग एक 5 मार्क का पूछ सकते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, सो प्लीज डोंट बी लाइक अरे 5 मार्क वाले आएंगे तो फिर हम लोग उसी हिसाब से वो ज्यादा आएगा ही नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक ही क्वेश्चन आएगा, नॉट नेसेसरी। 2 मार्क वाला भी आ सकता है, 3 मार्क वाला भी एक आ सकता है। यहाँ पे हमें ये सैम्पल पेपर में एक 5 मार्क का सीधा दे दिया था और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा था, राइट ऑफ कंज्यूमर। तो 5 थे, 6 के 6 हमें पता थे, हमने वो बता दिए और उस बारे में एक एक लाइन लिख दो, हमारा काम हो गया। ओके, तो राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो लोग कोई भी गुड्स और सर्विसेज है जो उनके लिए हजारस है उससे वो लोग को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाद में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उनको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस बारे में दे नीड टू नो एवरीथिंग, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। फिर है राइट टू बी अश्योर्ड। राइट टू बी अश्योर्ड में क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। इसका मतलब क्या है, उनको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको मिलने चाहिए। उसका मतलब क्या है, मार्केट में एक ही चीज के काफी सारे ब्रांड्स होने चाहिए। ओके, वो काफी सारे ब्रांड्स होने चाहिए जिसकी वजह से क्या हो सके, वो लोग चूज कर सके, दे कैन डिसाइड विच वन दे वांट। फिर है राइट टू बी हर्ड, उनको कंप्लेन फाइल करने की पूरी आजादी है, दे कैन डू दैट। ओके, सो ये है राइट टू बी हर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो वो लोग कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, दे कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट इफ दे आर not happy with the product or the service that they have availed. Then right to consumer education, देखो उनके पास राइट है, पूरा उनको हक है कि उनको सारी चीजें पता हो। They need to know what are their rights, ये उनका राइट में ही आता है। ओके, सो पूरा उनको नॉलेज होना चाहिए एंड इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर रहने चाहिए वो लोग। ओके, सो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स है, वो लोग को अगर उनके साथ कुछ भी अगर कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, व्हाट दे कैन डू, सो दे शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। ओके, सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 पर आते हैं, क्या बोला है, एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन अजीब से दिया हुआ है, वो लोग हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
क्वेश्चन थोड़ा बराबर से फ्रेम नहीं हुआ है इसमें। ओके, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे थे कि आप ये बताइए कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमें पता है कि इसमें हमारे बुक में बहुत सारे दे दिए थे, कंज्यूमर को ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, काफी कुछ था ना। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, द क्वेश्चन इज नॉट फ्रेम्ड प्रॉपरली ओवर हियर। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आपको अगर कुछ होगा, अगर दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली आपको दे विल हैव टू गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट, अगर उनकी कोई गलती हो तो उनकी तरफ से। ओके, सो व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस हैपेंस ना, अगर आपको पता है फॉर श्योर, हाँ फॉर श्योर, अगर आपको पता है कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे है मिसप्रिंट है या तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर लिख कर आइए, उसमें जो आपको आंसर लग रहा है जस्ट राइट इट डाउन, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। ओके, सो क्या कौन सी थी तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे कंज्यूमर की। बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स। बाद में लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रीड लेबल्स केयरफुली। बाद में दूसरा क्या था, असर्ट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, हमें फेयर डील मिलनी चाहिए, हमें वो लोग ज्यादा हमसे पैसे ऐंठ ना सके, यू हैव टू बी अश्योर्ड ऑफ दैट। नेक्स्ट इज आस्क फॉर कैश मेमो, बच्चों रिसीट लेनी ही है, रिसीट के बिना हमने अपना सामान घर नहीं लाना है। फिर क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर सोसाइटी बनाओ, कंज्यूमर सोसाइटी बनाओगे तो क्या होगा, कंज्यूमर सोसाइटी बनाने से आप बाकी के जो कंज्यूमर्स हैं आप उन्हें जागरूक कर पाएंगे, आप उन्हें एडुकेट कर पाएंगे कि दीज आर आवर राइट्स, उस बारे में। नेक्स्ट क्या था, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, ये भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, हो गए हमारे इतने। अगर आपको चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर ओके ये 3 अगर हमें याद रखने हैं, इसके लिए बन गया फार। ओके, तो फार कैसे, ये देखिए, एफ फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, ए इज फॉर आस्क फॉर कैश मेमो, और रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, इसमें हम लोग एक और आर डाल सकते हैं, तो फिर फार, उससे क्या हो गया, रीड लेबल्स, तो ये वाला भी उसमें, तो हमारे 4 पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। ओके, सो ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं हमारे पास याद रखने के लिए वैसे। हाँ, ओके फाइन। सो दूसरा मुझे एक और दिख गया यहाँ पे जो हम एक्रोनिम बना सकते थे, वो था बार्फ। बार्फ भी बना सकते हैं हम आराम से, बस सिर्फ मेरे एक्स्ट्रा ए और एक्स्ट्रा आर डाल दिया है। ओके, सो इससे आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 6। फाइन। सो बार्फ बनाकर आपका कौन से हो गए, बी अवेयर करो या तो बाय ओनली कर दो, कोई 1 पॉइंट हो गया आपका। असर्ट योरसेल्फ से एक हो गया, आस्क फॉर अ कैश मेमो से आपका दूसरा हो गया, आर से क्या हो गया, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, दूसरा आर से क्या हो गया, रीड द लेबल, और दूसरा एफ से क्या हो गया, फॉर्म कंज्यूमर मेमो। कैसे भी याद रख लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपको अगर कोई और अगर आपको एक्रोनिम से आप याद रख सकते हैं तो आप वो बताइए, कमेंट में भी लिखिएगा, ताकि उससे क्या होगा, बाकी के भी बच्चों को वो मिल जाएगा। फाइन। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 9। अभी आते हैं हम क्वेश्चन 10 पे। ये भी हमें दिख रहा है कि तो सीधा क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के कोई भी 5 रेगुलेटरी फंक्शंस की ये लोग बात कर रहे हैं, कोई भी बता दो, आपकी मर्जी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, उनका एक काम है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, और कोई है रजिस्ट्रेशन नहीं। बाद में रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, बाद में कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, लेवाइंग फी और अदर चार्जेस, परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। देखिए स्टेट बताया है, आप अगर देख सकते हैं मैंने एक लाइन ही लिखा है, बस है उतना, कोई भी 5 कर दो। अगर आप मेरी सलाह ले, मैं तो बताऊंगी आपको, ये जो 5 पॉइंट है ना, सॉरी मैंने गलत जगह से कर दिया या मेरे ख्याल से अगर आपको अगर करना हो फर्स्ट 4 पॉइंट तो आप कर ही लीजिए। फर्स्ट 4 पॉइंट क्यों करने के लिए कह रही हूँ, 2 में रजिस्ट्रेशन 2 में रेगुलेशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के 4 पॉइंट हो गए, याद रह गए। और ये एक छोटा पॉइंट है ना, इसलिए ये वाला कर दे, लिवाइंग फी और अदर चार्जेस, हो गए 4। 2 रजिस्ट्रेशन के हैं, 2 रेगुलेशन के हैं, 1 है लिवाइंग फी। 4 अपने 5 पॉइंट हो गए। इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें।
ओके, ये 10th क्वेश्चन हमारा हो गया। आते हैं 11th क्वेश्चन। ओह वाओ, वापस से हम आ गए केस स्टडी के ऊपर। एज आई टोल्ड यू, केस स्टडी में कभी भी पूरा क्वेश्चन पहले रीड मत करने जाओ, लास्ट से पढ़ो। ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं ये जो ए और यहाँ से। नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। पता है मुझे, अगर नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हो मतलब इतने सारे लोग हैं मेरे पास। आई हैव गॉट अराउंड, मेरा ड्राइंग प्लीज जाने देना, मेरे पास अराउंड ऐसे समझिए, मैं बना देती हूँ एटलीस्ट 10 बना देती हूँ। ओके, ये मेरे पास इतने सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे अपना रेज्यूमे भेजा था। ओके, इसमें से मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन। इन सब में से मुझे जो सबसे बढ़िया लोग मुझे लगे थे ये और ये, बेस्ट लोगों को चूज करना है इतने सारे में से। ये तो अपना इजी है, सिलेक्शन है ना, रिक्रूटमेंट की बात का नेक्स्ट वाला था, सिलेक्शन है ये। ओके, मुझे रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट वाले का आंसर ऐसे ही मिल गया। तो नेम द प्रोसेस में क्या आ जाएगा, नेम द प्रोसेस में आएगा इसमें सिलेक्शन। एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस of identifying and choosing for a job discussed above, ऊपर अब रीड करना पड़ेगा, पर एटलीस्ट फर्स्ट का तो मिल गया मुझे। ओके, तो इसमें एंड द स्टेप्स इन द प्रोसेस फॉर अ जॉब डिस्कस्ड अबाउ, ऊपर जो हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से देखना है। सो लेट्स रीड नाउ। सो इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश क्वात्रा, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply in their organization should make the process of applying for job easier। ये तो टाइम पास लग रहा है। It is a reason he said the most progressive company, ये भी टाइम पास लग रहा है। He also said that the application form filled by the candidate is very important। Application form की बात कर दी है। Application form जो भर रहे हैं किस में आता है, ये हमारा preliminary screening, ये रहा, कहाँ गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म हमारा होता है ना, जब भी हमें कहीं पे भी जॉब देनी हो, अप्लाई करना हो, हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। सो ये हमारा सबसे पहला, यहीं से मुझे पता चल गया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं, filled by the candidate is very important as it is information supplied in the application form which helps the manager, उसी बारे में बात कर रहे हैं। And eliminating the unqualified or unfit job seeker, company can create a mechanism that attempts to measure certain characteristic of individual like aptitude, manual dexterity and intelligence। टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, aptitude टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, करेक्ट। तो उस बारे में बात कर रहे हैं। अपना सेकंड क्या हो गया, सिलेक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, वैसे तो है ना, मैं एक बात बताऊं आपको, एक अगर आपको स्टेप पता चल गया, बाद में आगे की देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने नहीं, वैसे देखना पड़ेगा। एंड द स्टेप्स, हमें नहीं पता ना अभी और कितने स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ये 2 स्टेप्स हो गए हमारे। अभी द कैंडिडेट में बी देन कॉल्ड फॉर एन इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब कोई बैठकर उनका क्या लेने वाला है, इंटरव्यू, है ना, क्योंकि टेस्ट दे दिया, उसके बाद जो उसमें से सिलेक्ट किया उसमें से उनका इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर मीटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई, तो उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन होगा वो क्या होता है, इंटरव्यू, एम्प्लॉई इंटरव्यू हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉई इंटरव्यू टू इवैल्यूएट द सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। हो गया, 3 ही स्टेप्स की बात किए थे, नॉट नेसेसरी, या शायद यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता था, जैसे मैंने अभी गड़बड़ की, मुझे लगा सिर्फ 3 ही बताने हैं, बट गड़बड़ी कर दी ना मैंने। अगर और आगे क्वेश्चन होता, अगर वो लोग एक और स्टेप की बात कर रहे होते तो क्या होता। ओके, सो इसलिए वी हैव टू रीड। ये टाइम, ये जब था ना, नेम द प्रोसेस, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, ये तो मुझे पता था। जब ये स्टेप्स की बात की ना, वो लोगों ने स्टेप्स की बात की, तब मुझे ये क्वेश्चन रीड करना पड़ा, वरना मुझे ये तो पहले ही पता चल गया। देखा, एक पार्ट थोड़ा तो मुझे पहले मिल गया, फाइन। सो ये हमने कर दिए इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन। अभी बी पर आते हैं, ए पार्ट हमारा हो गया। ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस। एम्प्लॉय इंटरव्यू की बात के हमें बाकी के 3 स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं। अगर हमें सिलेक्शन प्रोसेस याद है तो हम लोग आराम से ये कर पाएंगे। कौन से थे इसके बाद,
रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये तीन स्टेप्स आ गए उसके बाद, किसके? एम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद। सो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक तो हमें पता ही है उसमें क्या होता है कि उनके पास जो जानते हैं किसी का हम लोग रेफरेंस लेते हैं, उनको कहते हैं, उनसे कॉल करके बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसा था एम्प्लॉय, क्यों छोड़ा, ये सही से काम करते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। अगर कॉलेज के प्रोफेसर को कॉल कर रहे हैं, यू विल आस्क देम अबाउट हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट ही और शी वाज। आफ्टरवर्ड सिलेक्शन डिसीजन, रेफरेंस चेक होने के बाद क्या हो जाएगा? सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि भाई इन्हें लेना है या नहीं। अगर एक बार ये डिसाइड हो जाए, फिर इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि वेदर आर दे फिट टू डू द जॉब और नॉट। फाइन, इजी। ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। अभी बच्चा हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन विद द पेपर। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन दिया है, फर्स्ट करो या तो सेकंड करो। अगर मैं होती तो मैं तो यही करती थी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के ऊपर। कभी भी है ना, न्यूमेरिकल जो होता है ना बहुत इजी लगता है मुझे, वो मैं फटाफट करना प्रेफर करती हूँ, बट सबका अपना अपना चॉइस है, इसीलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन दिखा दिए। भाई आपकी मर्जी, आपको फर्स्ट करना है फर्स्ट करो, सेकंड करना है सेकंड करो, आई एम कंप्लीटली फाइन। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। वापस से ये दिख रहा है मुझे, ये क्या है? ये हमारा केस स्टडी है। तो केस स्टडी है तो इसमें हम लोग, मैं जैसे आपको कहा, एंड से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। अरे चलो, एक पार्ट तो हो गया इसका। यहीं पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन एग्जैक्टली क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन आर द डिसीजन रिलेटेड विद अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। ओके, सो ये एक पार्ट हमारा ये क्वेश्चन में हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? एंड इन द लाइट ऑफ अबाउ स्टेटमेंट, मतलब अभी हमें स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा ये केस में। In the light of above statement, explain any two factors which should be considered by Vansh Limited. ये जो हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि उन्हें कौन से फैक्टर्स उन्हें सोचने पड़ेंगे बिफोर टेकिंग एनी डिविडेंड डिसीजन। सो लेट्स रीड दैट। सबसे पहले रीड कर लेते हैं। वंश लिमिटेड इज अ लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनी। बड़ी सी कंपनी है जो वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है। After the outbreak of COVID-19 in 2020, the company witnessed an increase in revenue by 40%. It plans to further increase its production capacity and also starts production of PPE kits, sanitizer and masks in 2022. The finance manager of the company, Mr. Rajiv, feels confident about the future of the company and its liquidity position. तो ये क्वेश्चन से मुझे देखिए थोड़ा चीज़ें तो क्या पता चल गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और लिक्विडिटी पोजीशन की बात कर रहे हैं, और एक लार्ज कंपनी है, अच्छी खासी है। ओके, तो इसके हिसाब से अभी जो हम लोगों को इसके जो फैक्टर्स है वो कौन से हो सकते हैं? लिक्विडिटी की बात की है तो कैश फ्लो की बात करेंगे। देखिए है ना, कैश फ्लो पोजीशन। ओके, बाद में उन्हें क्या करना था? उन्हें अपना एक्सपांड करना था। ओके, बिजनेस अगर एक्सपांड करना है तो उसके लिए हमारा कौन सा हो गया? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ये एक्स्ट्रा है जो इसके बारे में इन्होंने इसमें बात की है। 4 बोले हैं, हमें कितने लिखने हैं? कोई भी 2 फैक्टर्स। इसके ज्यादा मार्क पता है क्यों है? क्योंकि हमें इसमें ऊपर से जानना था कि कौन से हो सकते हैं। काफी लोग क्या करते थे? स्टेट एनी 2 फैक्टर्स करके कोई भी 2 फैक्टर लिख के आ जाए, बट दे डोंट वांट दैट। दे वांट यू टू अंडरस्टैंड, दे वांट यू टू क्रैक द केस स्टडी। वो लोग को ये जानना है कि आप केस स्टडी अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं, आपने देखा या नहीं। ओके, तो जब भी कहे इन द अबाउ स्टेटमेंट या अबाउ जो भी हो, तब भी अच्छे से पढ़ो केस स्टडी को, दैट व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। तो इसमें हमें कौन से फैक्टर्स, मुझे तो देखिए सबसे ईजी ये लग गए। लिक्विडिटी पोजिशन के बारे में बात कर रहे थे, मेरे कैश फ्लो की बात कर रहे थे, और उसके बाद क्या था? फर्दर इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी था। तो इससे मुझे है ना ये वाला ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की याद आ गई। तो ये दोनों मेरे लिए बेस्ट है। ओके, तो ये दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं। फाइन। एंड अमाउंट ऑफ अर्निंग क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू था बाय 40%। तो इसके ऊपर भी डिसाइड करेंगे वो लोग, इनका डिविडेंड डिसीजन लिया जाएगा। एंड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अभी उन्हें क्या है, क्या चाहिए उन्हें? फ्यूचर, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। इस वजह से एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो ये 4 है हमारे। ये 4 में से हम कोई भी 2 लिख सकते हैं, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, कभी भी ये लोग ऐसे कहे
एंड इन द लाइट ऑफ द अबाव स्टेटमेंट के ऊपर से आप बताओ कौन से फैक्टर्स है। इतने फैक्टर्स होने के बावजूद भी अगर आपने इसमें से फैक्टर्स नहीं लिखे तो हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो प्लीज 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 ऑलवेज जस्ट रीड व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। वो वर्ड्स कैच करो उसमें से कि कौन से वर्ड्स के ऊपर से हम लोग ये पॉइंट्स हमारे निकल रहे हैं, तो वो हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इसके अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं जो और वाला है उस पर। वेदांश लिमिटेड के शेयर कैपिटल है 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो उनके पास कितने शेयर्स हैं यहीं पे बता देती हूँ, 10 1 2 1 2 3 अपॉन 100। तो उनके पास कितने हैं 10,000 शेयर्स है। ओके, एक्चुअल में उनके पास ऑलरेडी 10,000 शेयर्स है। एक्सपांशन करना है उन्हें और 5 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख ऑलरेडी है, उन्हें और 5 लाख चाहिए, मतलब उनका भी टोटल कैपिटल कितना होने वाला है 15 और 5 लाख चाहिए। मैनेजमेंट ने 2 ऑल्टरनेटिव सोचे कि हम लोग पैसे कैसे और रेस कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हम लोग ले लेते हैं, मतलब उन्हें चाहिए कि हमारे 10,000 तो है और हम 5,000 कर लेते हैं। ओके, बट और दूसरा सोचा कि हम एक इक्विटी शेयर की जगह हम लोग 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख, मतलब 10% यहाँ पे क्या होता है, हम 10% उन्हें इंटरेस्ट देंगे। 2 उनके पास ऑप्शंस है, या तो इक्विटी शेयर्स लो या तो डिबेंचर्स के थ्रू वो लोग फंड्स रेज कर सकते हैं। अभी इसमें क्या कहा है, अर्निंग कंपनी की दे दी है, कितनी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम है। ये लोग फिर कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम। बस इतना रीड कर लिया, पूरा भी रीड करने की जरूरत नहीं है, आगे रीड करेंगे ऑब्वियसली। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि कंपनी का कितना आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, फाइन। और वो लोगों ने कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका चेंज नहीं होने वाला है इवन आफ्टर एक्सपांशन के बाद जितना रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो सेम ही रहेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग इसकी वजह से निकालेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, परसेंटेज निकालना है ना इसलिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था कंपनी का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले तो उन्हें क्या था प्रेजेंट, ये देखिए फ्यूचर में वो लोग ने डिसाइड किया एक्सपांड करना है। अभी उन्हें मिल रहा है 4 लाख। अभी तो फिलहाल कंपनी के पास कितने पैसे हैं, 10 लाख ही है ना। ये तो अभी तक डिसाइड किया है, सोच रहे हैं कि 5 लाख का कैसे करें, अभी तक है नहीं। प्रेजेंटली उनका 10 लाख का था इन्वेस्टमेंट। ओके, उनका शेयर कैपिटल टोटल इतना था। अभी इसको करेंगे हम मल्टीप्लाइड बाय 100। 3 5 यहाँ गए, 1 यहाँ गया, बचा हमारा कितना, नहीं रुकिए गड़बड़ कर दी एक, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही जोश में आ गई थी, सॉरी अबाउट दैट। सो ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ के 4 लाख। मैंने कोई कम डाले हैं क्या, 0? हाँ, वेरी नाइस, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया 100 की जगह इस वजह से। तो यहाँ के 5 0 गए, यहाँ के 5 गए और यहाँ के 5 गए, यहाँ का 1 गया तो यहाँ का 1 गया। ये क्यों 0 हट रहा है बार बार, यहाँ का 1 गया, तो इसलिए मेरे कितने बचे 40%। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा 40% ही होने वाला है। एक्सपांशन के बाद भी वो लोगों ने कहा 40% ही होगा। ओके, सो पहले मैं क्या ढूंढूंगी, तो मेरा अभी मुझे इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आने वाला है, 10 लाख है, 5 लाख और चाहिए। उसका मतलब अब मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल कैपिटल 15 लाख हो गए। 15 लाख पे भी मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा कितना होगा, 40% ही होगा। 40 देखिए, नो मैटर व्हाट, वो लोग पहले से ही कह दिए कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा आफ्टर एक्सपेंशन ऑल्सो। एक्सपेंशन होने के बाद भी मेरा सेम ही रहेगा। उसका मतलब क्या है, मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी निकाल सकती हूँ बिकॉज आई नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 40%। ओके, सो हम लोग वो कर देते हैं। लेट्स से पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको जैसे बताया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो यहाँ पे मेरे ये 5 गए, ये 5 गए, 1 0 गया, 1 0 गया, तो मेरा बचा 40%। ये है मेरा ROI। अभी मुझे पता है कि मेरा अर्निंग आफ्टर एक्सपेंशन कितना है, 40% ही रहेगा। ओके, सो 40% मैं कैसे निकालूंगी, मुझे
क्या ढूंढना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो है मेरा आफ्टर एक्सपेंशन का ढूंढना है। एज वी नो 40% ही रहेगा। 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट। 10 पहले से थे, 5 आ गए अभी। ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि 5 अभी आ गए। मेरा अभी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल मेरे पास है 15 लाख। तो मैं क्या करूंगी? 40% ऑफ 15 लाख निकालूंगी। तो 40% ऑफ 15 लाख, तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। अभी 4 15 कितना होता है? 60। अब कितने बचे? ये 1 और यहाँ के 3 4, 1 2 3 4 डाल दिए, ये बन गए मेरे 6 लाख रुपए मेरा होने वाला है। क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अभी मुझे मिल गया, EBIT मिल गया। अभी मैं दोनों ऑल्टरनेटिव से डिसाइड करूंगी कौन सा बेटर है। हम लोगों को कोई भी प्लान जो बेटर तभी होगा जब अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो। अर्निंग पर शेयर अगर कोई भी प्लान में मुझे ज्यादा मिल रहा है, वो मेरे लिए प्लान बेटर है। सो अभी हम लोगों को अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ढूंढना है, कैसे करते हैं? पहले हम लोग इंटरेस्ट बिफोर, सॉरी मैं हमेशा इंटरेस्ट क्यों बोल रही हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मिल गया हमें 6 लाख है, उसमें से हम पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें EBT मिलेगा। EBT क्या है? इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने के पहले वाला इनकम। उसमें से अभी हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारे टोटल शेयर्स के साथ जितने थे, और उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक अर्निंग पर शेयर कितना है, एक शेयर के लिए कितना पैसा मिलने वाला है। ओके, सो हम लोगों को अभी इतना तो पता है। अभी एक जान लेते हैं कि टैक्स कितना था। टैक्स हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे कहा है द टैक्स रेट इज 50%। सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सबसे पहले पहला ऑल्टरनेटिव में क्या था? या तो 5000 शेयर्स रेस करो। दूसरा ऑल्टरनेटिव में ये था कि 10% डिबेंचर्स रेस करो, 5 लाख उससे रेस कर सकते हैं हम लोग। लेट्स सी बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। अभी हमारा दोनों में देखिए EBIT 6 लाख मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40% ही रहने वाला है। 40% रहने वाला है तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था अब 15 लाख हो गया ना, उसका 40% मैंने निकाला, इसलिए मुझे 6 लाख मिला है EBIT। दिस इज हाउ आई हैव फाउंड दैट। ओके, सो वो मुझे मिल गया। अभी हमारा जो फर्स्ट वाले है उसमें हमने डिबेंचर्स तो है नहीं, डिबेंचर्स नहीं है तो इंटरेस्ट किस बात का दूं भाई? इंटरेस्ट है ही नहीं फर्स्ट प्लान में। तो फर्स्ट प्लान में मेरा क्या होगा? इसमें मेरा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ओके, नो इंटरेस्ट। जबकि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000। 10% डिबेंचर्स थे ना, 10% डिबेंचर्स थे, 5 लाख रुपए किए, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% ऑफ 50,000। ये गया, ये गया, बचा कितना? 5 लाख। Why am I making mistake? Sorry. Okay, so 5 लाख थे, मैंने गलती से 50,000 लिख दिया। एक 0 ही भूल गई मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक 0 भूलना नहीं है, ऐसे मेरे जैसे। So ये 2 0 गए। 5,000 इंटू 10 इज 50,000। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 50,000। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगी। माइनस करने के बाद अभी इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये EBIT अब मेरा क्या बन जाएगा? EBT, क्योंकि इंटरेस्ट हटा दिया ना, अब वो पार्ट हटा दो। तो ये क्या है मेरा? अर्निंग बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स अभी तक मैंने इसमें से माइनस नहीं किया है। इसमें सिंस मेरा इंटरेस्ट कुछ था ही नहीं, इसलिए ये 0 करके ये 6 लाख ऐसे के ऐसे। यहाँ पे मेरा 50,000 का था, इसलिए ये हो गया 5,50,000। ओके, अब मैं करूंगी इन दोनों में से टैक्स को माइनस। 50% निकालना है। 50% मतलब सिर्फ आधा कर दो, निकालने की भी ऐसे जरूरत नहीं है। 50% हमेशा हर एक चीज का आधा होता है। 6 लाख का आधा होता है 3 लाख, 5,50,000 का होता है 2,75,000। ये दोनों को मैं इसमें से अभी ये माइनस कर देना है, टैक्स जो है वो माइनस कर दूंगी। टैक्स को माइनस करने के बाद 6 लाख में से 3 लाख गए तो 3 लाख, ऑब्वियसली आधा चीज अगर चली जाए तो आधा ही बचेगा। तो ये सेम लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 3 लाख, 5,50,000 में से 2,75,000 गए तो मेरे पास कितने बचे? 2,75,000। अभी ये हमारा मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये है हमारा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अभी ये जो पैसा है ना, ये टैक्स कट गया। अभी जो पैसे बचे ये पैसे मिलेंगे किसको? मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैसे मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे?
वो कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा अर्निंग है उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। फर्स्ट इंस्टेंस में हमारा क्या था, हमने 5000 शेयर्स हमने लिए थे ना, तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए थे? 10 तो पहले से ही थे, बराबर। ये मैंने आपको बता दिया 10,000 कैसे है, वो तो पहले से ही थे। एडिशनल हमने और 5 किए, तो प्लान ए के हिसाब से अब मेरे पास 15,000 है। ओके, आई हैव गॉट 15,000 शेयर्स विथ मी। सो मैं ये 3 लाख को किससे डिवाइड करूंगी? 15,000 से डिवाइड करूंगी। ओके, सो इसको हम करेंगे डिवाइड 15,000 से। ये गया 15 2 30 मिला 20। तो अर्निंग पर शेयर है मेरा इस केस में 20। सेकंड में क्या था? डिबेंचर के थ्रू रेस किया था, एक्स्ट्रा मैंने इक्विटीज लाए ही नहीं थे, तो जो 10,000 पड़े हैं वो ही पड़े हैं। ओके, इसलिए इस केस में मैं इसको करूंगी 10,000 से डिवाइड। तो 2,75,000 डिवाइडेड बाय 10,000। 3 0 गए, 1 0 बचा, इसे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए इसमें मुझे कितना मिला अर्निंग पर शेयर? 27.5। 27.5 मिल गया। देख सकते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ अर्निंग एक शेयर में सिर्फ 20 रुपए मिल रहा है, इसमें एक शेयर में 27.5 मिल रहे हैं। विच वन इज बेटर? प्लान 2। प्लान 2 ने क्या कहा हमें? 10% डिबेंचर के थ्रू 5 लाख रुपए रेस करो, फंड ऐसे रेस करो। एंड दे सेड दैट प्लीज डोंट रेज इट थ्रू इक्विटी शेयर। फर्स्ट प्लान अच्छा नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, सेकंड प्लान में अच्छे खासे मिल रहे हैं। इजी। देखिए ये वर्किंग काफी ज्यादा इजी थी, आप आराम से कर सकते हैं। परसेंटेज हमें आता है कैसे निकालना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या किया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला। व्हाई? बिकॉज दे सेड दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी द सेम। इसलिए मैंने पहले निकाला कि भाई प्रेजेंट में कितना है वो तो पता चल जाए। उससे हमें क्या पता चला कि आफ्टर एक्सपेंशन मेरा EBIT कितना होगा। मेरा आफ्टर एक्सपेंशन EBIT था 6 लाख, तो वो 6 लाख के ऊपर मैंने पूरा मेरे प्लान 1 और प्लान 2 बनाया। क्या करते हैं? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिले वो हो जाती है हमारी EBT। उसमें से फिर टैक्स माइनस करो, टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा EAT, इन अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसको फिर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? अर्निंग पर शेयर, EPS। ओके, इजी। देखिए कभी कभी इतना जरूरी नहीं है बड़ा क्वेश्चन ही हो, आपको शायद ऐसा भी हो सकता था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको पहले से ही परसेंटेज दे दे, तो आपको ये पार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सी क्वेश्चन चेंजेस, वी विल डू सच क्वेश्चंस। ओके, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम और भी ज्यादा करेंगे, ताकि अगर कोई भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, दे कैन आस्क अस एनीथिंग, तो हम लोगों को पता चल जाए व्हाट आर दे एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, हाउ आर वी सपोज टू डू इट। अलग क्वेश्चन है तो कैसे उसे टैकल करना है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा था तो हमने इसे ऐसे टैकल कर दिया। ओके, तो हमारा ये हो गया, सारे के सारे 12 क्वेश्चंस हो गए। 40 मार्क्स का पेपर हमारा खत्म। 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, हमें आने वाले हैं 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर एक के हमें 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 12 टोटल है। देख लेते हैं कितने ऑप्शंस आने वाले हैं। एक 5 मार्क में आया, 5 मार्क में एक और आया, दूसरा आ गया। ओके, उसके बाद एक 3 मार्क का एक आया, उसके बाद 2 मार्क वाले में हमें कोई ऑप्शन नहीं है। 2 मार्क के हमें सारे ऐसे के ऐसे ही देने हैं। 3 मार्क में एक आएगा और 5 मार्क में हमें 2 ऑप्शंस आएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन टुडे। पूरा हमने पेपर डिस्कस कर लिया है। इफ यू ऑल वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि आपको क्या हो, डायरेक्टली आपको आंसर्स यहीं के यहीं मिल जाए। यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर फॉर ऑल दी आंसर्स। क्वेश्चन है साथ में आंसर भी है, जरूरी भी नहीं है अभी आपको यहाँ से वहां भी नहीं होना पड़ेगा, एक टैब से दूसरे टैब पे, एक ही यहीं पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिल जाए। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।